डिफेक्ट्स ऑफ लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल। 2-3 पॉइंट्स हैं जो पहले भी थे, वो डिफेक्ट्स रह गए यहाँ पे। लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल, अब पीरियोडिक टेबल को मैं शॉर्ट में पीटी लिखूंगी, आप पूरा लिखेंगे, मैं पीटी लिखूंगी, ठीक है। क्या क्या डिफेक्ट है? आइसोटोप वाली प्रॉब्लम तो खत्म हो गई थी, लेकिन हाइड्रोजन की पोजीशन वाली प्रॉब्लम अभी भी बनी हुई है। हाइड्रोजन की पोजीशन अभी भी डिस्प्यूटेड है। कैसे? इसकी कुछ प्रॉपर्टीज जो हैं वो फर्स्ट ग्रुप से सिमिलर हैं, और कुछ प्रॉपर्टीज जो हैं वो 17 ग्रुप से सिमिलर है। बताई थी मैंने कौन सी फर्स्ट से सिमिलर है, कौन सी 17 से नहीं बताई है। हाइड्रोजन की जैसे फर्स्ट ग्रुप से सिमिलर अगर प्रॉपर्टी बोलोगे तो फर्स्ट ग्रुप के जितने एलिमेंट होते हैं, आउटर शेल कॉन्फ़िगरेशन इज NS1। आउटर शेल में इलेक्ट्रॉन S में 1 इलेक्ट्रॉन होता है। आउटर शेल में फर्स्ट ग्रुप के जितने भी एलिमेंट होंगे, जैसे लिथियम ले लो 1s2 2s1, सोडियम ले लीजिए 1s2 2s2 2p6 3s1, आउटर शेल में एक इलेक्ट्रॉन हो गया। इसी तरीके से हाइड्रोजन में भी आउटर शेल में एक ही इलेक्ट्रॉन होता है। तो ये सिमिलरिटी हो गई। 17 ग्रुप से क्या सिमिलरिटी है? 17 ग्रुप की अगर बात करें तो 17 ग्रुप के जो एलिमेंट हैं वो डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स का मतलब जैसे F2 बनाते हैं, Cl2 बनता है, Br2 बनता है, I2 बनता है। 17 ग्रुप के एलिमेंट यही है ना। फिर कल बाहर आई आंटी जो 80 है वो आपका रेडियो एक्टिव है, तो नॉर्मल कंसिडरेशन में उसको नहीं लेते हैं। F2 Cl2 Br2 I2 जैसे बनता है, उसी तरीके से हाइड्रोजन बनाता है H2। हाइड्रोजन भी डायटोमिक मॉलिक्यूल बनाता है। फर्स्ट पॉइंट कंप्लीट कर लिया। 2-3 पॉइंट होंगे इसमें सिमिलरिटी वाले। ऑनलाइन वालों को वॉइस क्लियरिटी है? अवनी? यस मैम। चलिए सेकेंड पॉइंट की बात करते हैं, क्या सिमिलरिटी है फर्स्ट ए से। जैसे हाइड्रोजन H जो है इसमें 1s1 है, तो एक इलेक्ट्रॉन अगर अपने अंदर से निकाल देगा हाइड्रोजन, तो ये क्या बना लेगा? अगर हाइड्रोजन से एक इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो ये बना लेता है H+। ठीक है। इसी तरीके से फर्स्ट ग्रुप के जितने एलिमेंट हैं, अगर ये भी अपने अंदर से एक इलेक्ट्रॉन निकालते हैं तो मोनो पॉजिटिव आयन बनाते हैं। मोनो पॉजिटिव आयन का मतलब +1 चार्ज। लिथियम बनाएगा, सोडियम से भी एक इलेक्ट्रॉन निकाल दो तो सोडियम प्लस बनाता है। पोटेशियम से एक इलेक्ट्रॉन निकाल दोगे, माइनस कर दोगे तो K+ बनाएगा। उसी तरीके से H+ भी बनता है। उसी तरीके से H+ भी बनेगा।
17 ग्रुप के एलिमेंट में टेंडेंसी होती है, जैसे F की बात करो, Cl की बात करो, Br की बात करो, I की बात करो, तो इनके आउटर शेल कॉन्फ़िगरेशन अगर F का देखोगे तो 2 7 होता है। आउटर शेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो फ्लोरीन चाहता है कि 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो जाएं। अगर इसको कहीं से 1 इलेक्ट्रॉन मिल जाए तो ये अपने अंदर ऐड कर लेता है और F माइनस बना लेता है। फ्लोराइड बोलते हैं इसको, फ्लोराइड आयन बना लेता है। इसी तरीके से अगर Cl में भी 1 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दोगे तो Cl माइनस बना लेता है, क्लोराइड आयन। Br की भी यही टेंडेंसी है, 1 इलेक्ट्रॉन गेन करना चाहता है, Br माइनस बनाना चाहता है, ब्रोमाइड। और आयोडीन की भी यही टेंडेंसी है, I माइनस बनाना चाहता है। ब्रोमाइड बना लिया, आयोडाइड बना लिया। यही सेम टेंडेंसी देखी गई हाइड्रोजन में भी। हाइड्रोजन के आउटर शेल में एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, 1s1। अगर 1 इलेक्ट्रॉन ये ऐड कर लेगा अपने अंदर तो बना लेगा H माइनस। इलेक्ट्रॉन का गेन होगा तो माइनस चार्ज आएगा, H माइनस बना लेगा तो कॉन्फ़िगरेशन बन जाएगा इसका 1s2। और 1s2 किसका कॉन्फ़िगरेशन होता है? हीलियम का। यानी ये नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन को अचीव कर लेगा। कोई भी एलिमेंट पीरियोडिक टेबल में कोई भी एक्टिविटी, किसी से भी रिएक्ट करने की कोशिश, कोई भी एक्टिविटी इसलिए शो करता है क्योंकि वो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अटेन करना चाहता है ना। मतलब उसके जीवन का अंतिम उद्देश्य क्या है? इनर्ट गैस का कॉन्फ़िगरेशन उसको मिल जाए, क्योंकि वो सिस्टम क्या हो जाता है? स्टेबल। तो हाइड्रोजन भी 1 इलेक्ट्रॉन गेन करके हाइड्राइड बनाता है। F माइनस को फ्लोराइड, Cl माइनस को क्लोराइड, Br माइनस को ब्रोमाइड, I माइनस को आयोडाइड बोलते हैं, H माइनस को बोलते हैं हाइड्राइड। तो सिमिलरिटी हो गई, जैसे F माइनस, Cl माइनस, Br माइनस, I माइनस बन रहे थे, वैसे ही H माइनस भी बनता है। क्लियर है बात? सेकंड पॉइंट हो जाए तो बोल दीजिए। हो गया सबका? थर्ड पॉइंट देखिए क्या है। थर्ड पॉइंट में अगर हम लोग बात करें, जो 17 ग्रुप के एलिमेंट होते हैं उनका आयनाइजेशन जल्दी से नहीं होता है, मतलब अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन निकालने की टेंडेंसी नहीं होती, उनमें गेन करने की टेंडेंसी। तो आयनाइजेशन इनका जल्दी से नहीं होता है, इसका मतलब आयनाइजेशन एनर्जी बहुत हाई है इनकी। अगर इनके अंदर से एक इलेक्ट्रॉन निकलवाना है तो बहुत एनर्जी देनी पड़ेगी। आयनाइजेशन एनर्जी 17 ग्रुप के एलिमेंट की क्या होती है? बहुत हाई होती है। और हमने देखा कि हाइड्रोजन की आयनाइजेशन एनर्जी भी बहुत हाई है। इसका मतलब ये सिमिलरिटी किस ग्रुप से हो गई? 17 से सिमिलरिटी हो गई। आयनाइजेशन एनर्जी क्या है? बहुत हाई है। जैसे क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, फ्लोरीन की है, वैसे ही इनकी भी आयनाइजेशन एनर्जी बहुत ज्यादा हाई है, हाइड्रोजन की। थर्ड पॉइंट में अगर हम बोले तो फर्स्ट ग्रुप के जितने एलिमेंट होते हैं ये जल्दी से इलेक्ट्रॉन निकालते हैं, इसका मतलब इनकी लो आयनाइजेशन एनर्जी होती है। इनकी एनर्जी क्या होती है? आयनाइजेशन एनर्जी। इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए थोड़ी सी एनर्जी दे दो, इलेक्ट्रॉन निकल जाता है इनके अंदर से बाहर।
लो आयनाइजेशन एनर्जी है, और हाइड्रोजन की क्या होती है, हाई आयनाइजेशन एनर्जी। तो आपसे पूछा जाए कि फर्स्ट ग्रुप और हाइड्रोजन में क्या डिसिमिलरिटी है, तो आप बता सकते हैं ना, ये वाला पॉइंट डिसिमिलर हो जाएगा। फर्स्ट ग्रुप वालों की आयनाइजेशन एनर्जी लो है और हाइड्रोजन की आयनाइजेशन एनर्जी क्या है, हाई है। 17 से तो मैच कर रहा है लेकिन फर्स्ट ग्रुप से डिफरेंट है। तो हाइड्रोजन की पोजीशन जो थी वो अभी भी डिसाइड नहीं हो पाई है कि फर्स्ट ग्रुप में रखें कि 17 में रखें, इसलिए त्रिशंकु की तरह बीच में लटका दिया गया हाइड्रोजन को। अब आ जाते हैं हम लोग सेकंड पॉइंट पे। पहला डिफेक्ट यही है, हाइड्रोजन की पोजीशन अभी तक डिस्प्यूटेड है। सेकंड वाला डिफेक्ट आपको पता ही है, जैसा कि कई बार बता चुके हैं, लैंथेनाइड और एक्टिनाइड को, लैंथेनाइड्स एंड एक्टिनाइड्स को क्या किया गया है, नॉट प्लेस्ड इन मेन पीरियोडिक टेबल। जो ऊपर बनी हुई पीरियोडिक टेबल है उसमें प्लेस नहीं मिला है। कहाँ पे मिली है, बिलो सेपरेट पोजीशन देनी पड़ी। एक और है कोई, बोल रहे हैं कि इतना अरेंजमेंट बनाया है तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी शो कर देते पीरियोडिक टेबल में। थोड़ी अजीब सी मांग है लेकिन है कि इसमें कॉन्फ़िगरेशन के बारे में कोई आइडिया नहीं लगता है। पीरियोडिक टेबल से कॉन्फ़िगरेशन के बारे में कोई भी आइडिया नहीं लगता है। इन दिस पीरियोडिक टेबल no idea about electronic configuration। कॉन्फ़िगरेशन के बारे में कुछ नहीं पता था। ये 3 डिफेक्ट्स याद रखेंगे। अभी भी लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल मॉडर्न बनाई गई लेकिन 3 डिफेक्ट बने हुए हैं। जो हाइड्रोजन वाला पहले से चला आ रहा है, लैंथेनाइड, एक्टिनाइड, और ये तीसरा वाला नया एराइज हुआ। किसमें, क्या हुआ अनुकृति, हो गया, नोट कर लिया बच्चों? तो पढ़ चुके थे ये चीज हम लोग पहले भी, अभी क्या लिख लिया, एक फॉर्मेट में लिख लिया है बस, पता तो थी ही ये चीजें आपको। चलिए हेडिंग डालिए, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज की बात करते हैं। पीरियोडिक प्रॉपर्टीज, properties which have regular gradation in periodic table are called periodic properties।
कहने का मतलब क्या है, वो प्रॉपर्टीज जो पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट टू राइट जाने पे या टॉप टू बॉटम आने पे जिनकी वैल्यू में रेगुलर चेंजेस आते हैं उनको हम लोग क्या कहते हैं, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज। हैं बहुत सारी। अभी इम्पोर्टेंट में हम कितनी पढ़ने वाले हैं, 4 पढ़ेंगे। कौन कौन सी पढ़ने वाले हैं अभी हम लोग? सबसे पहले पढ़ेंगे रेडियस, दूसरी पढ़ेंगे आयनाइजेशन एनर्जी, तीसरी पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी या इसका साइन जब चेंज करेंगे तो इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी भी कह सकते हैं। और फोर्थ वाली पढ़ेंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। चार पढ़ने वाले हम लोग मेजर में। ओके ओके। हो गया, स्टार्ट करें। रेडियस स्टार्ट किया जाए। सबसे पहला टॉपिक है एटॉमिक रेडियस। फर्स्ट टॉपिक एटॉमिक रेडियस। एक एटम अपने आप में आपको पता है बहुत छोटा होता है, साइज बहुत कम है ना, उसकी रेडियस की बात करी जा रही है, तो यानी उसको मेजर करना तो क्या होगा, बहुत डिफिकल्ट टास्क होगा। लेकिन फिर भी अगर एस्टिमेट किया जाए तो क्या हो सकता है एटॉमिक रेडियस, इसके बारे में बात की गई है। एटॉमिक रेडियस की अगर हम बात करें, मान लो कोई भी एटम ले लिया आपने किसी भी एलिमेंट का, ये न्यूक्लियस है इसका मान लीजिए सेंटर में, ठीक, और ये आपके शेल है, ये मान लो आउटर शेल है। तो न्यूक्लियस और जो आउटर शेल है इसके बीच का जो डिस्टेंस होगा, न्यूक्लियस और आउटर शेल में जो इलेक्ट्रॉन है इसके बीच का जो डिस्टेंस होगा, उस डिस्टेंस को आप बोलोगे उसका एटॉमिक रेडियस। डिफिकल्ट है, इजी है, इसी को क्या बोलेंगे, एटॉमिक रेडियस। ठीक है, तो लिख लेते हैं डेफिनेशन, इजी है। इट इज distance between nucleus and outer shell electron it is distance between nucleus and outer shell electron कोई भी एटम ले लो, जैसे मान लो तुमने ले लिया, कोई भी ले लो, Cl ले लिया, ये किसका एटम है, Cl का एटम है। किसी भी एटम को ले सकते हैं, उसमें एटॉमिक रेडियस डिफाइन करनी है तो कहाँ से कहाँ तक का डिस्टेंस ले लेंगे,
न्यूक्लियस टू आउटर शेल इलेक्ट्रॉन, जो बाहर शेल में इलेक्ट्रॉन है, वैलेंस शेल में जो इलेक्ट्रॉन है उसके बीच का डिस्टेंस हो गया एटॉमिक रेडियस। कोई दिक्कत? सेकंड है कोवेलेंट रेडियस। कोवेलेंट रेडियस, जैसा कि नाम से पता चल रहा है, कोवेलेंट रेडियस का मतलब है कोवेलेंट बॉन्ड बना हुआ होगा। कोवेलेंट बॉन्ड जो बनते हैं वो दो एटम्स के बीच में इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से बनते हैं। किससे बनते हैं? इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से। तो कोवेलेंट रेडियस होगा कोई भी दो एटम जो आपस में कोवेलेंट बॉन्ड से जुड़े हुए हो, उनके बीच, उनके न्यूक्लियस के बीच का डिस्टेंस निकालिए, उसको हाफ कर दीजिए, उसको हम लोग बोलते हैं कोवेलेंट रेडियस। जैसे एग्जाम्पल से पहले समझ लीजिए फिर डेफिनेशन लिखेंगे। जैसे मान लीजिए Cl2 मॉलिक्यूल है, Cl2 मॉलिक्यूल, तो Cl2 मॉलिक्यूल में एक Cl एटम ये होगा, एक Cl एटम ये होगा, ये दोनों एक दूसरे से सिंगल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं, इस तरीके से जुड़े हुए हैं। ये एक Cl एटम ये है, एक Cl एटम ये इसका न्यूक्लियस, ये इसका न्यूक्लियस। तो क्या करें, दोनों के न्यूक्लियस के बीच का डिस्टेंस निकालो। ये डिस्टेंस मान लो x है, इस डिस्टेंस का हाफ कर दीजिए, यही हो जाएगा R कोवेलेंट। कोई भी दो एटम जो कोवेलेंट बॉन्ड से एक दूसरे से जुड़े हुए हो, उनके न्यूक्लियस के बीच का डिस्टेंस निकालेंगे और उसका क्या कर देंगे, हाफ कर देंगे। तो क्या आ जाएगा आपका कोवेलेंट रेडियस। ठीक है, डेफिनेशन लिख लें। इट इज हाफ डिस्टेंस between nucleus of two covalently bonded atoms in a molecule। Cl2 मॉलिक्यूल था, उसमें दो Cl एटम सिंगल बॉन्ड से जुड़े हुए थे, सिंगल बॉन्ड से जो जुड़े थे उनके न्यूक्लियस के बीच का डिस्टेंस निकाला, उसका क्या कर दिया, हाफ कर दिया। तो क्या निकल गया, कोवेलेंट रेडियस, R कोवेलेंट बोलते हैं। अगर दोनों के बीच के डिस्टेंस को x मान लो न्यूक्लियस के, तो x/2 क्या हो जाएगा, R कोवेलेंट। सिंपल है। अब मान लो तुमने Cl एटम लिया था, अकेला एक एटम लिया था, तो उसके आपने देखा था Cl एटम जब लिया था तो Cl एटम के न्यूक्लियस और आउटर शेल के बीच का डिस्टेंस आपने लिया था एटॉमिक रेडियस। अब कोवेलेंट में दो दो Cl आ गए, उनके न्यूक्लियस के बीच का डिस्टेंस यानी डबल कर रहे हो लगभग डिस्टेंस, फिर उसका हाफ कर रहे हो, है ना। बात सेम ही है, लेकिन जब मॉलिक्यूल बनता है तो डिस्टेंस थोड़ी सी बढ़ जाती है। मेजर किया गया ऐसा कि डिस्टेंस जो है वो थोड़ी सी बढ़ गई, तो देखा गया कि जो R कोवेलेंट है वो ज्यादा होती है R एटॉमिक से। यानी कि अगर आप Cl एटम अकेला ले रहे हो, उसकी रेडियस की बात कर रहे हो, और Cl2 मॉलिक्यूल में आप कोवेलेंट रेडियस की बात कर रहे हो, तो कोवेलेंट रेडियस बड़ी हो जाती है किससे, एटॉमिक रेडियस। बहन इतना दूर दूर कहाँ बना दिया, जैसे मैंने बनाया वैसे डायग्राम बनाना है। डायग्राम सही करो, ये दूसरी रेडियस बन जाएगी।
अभी दूसरी एक पढ़ने वाले हैं। जैसा मैंने बनाया ना डायग्राम, सेम वैसे ही बनाना। करते हैं ना, अभी बताते हैं, अभी बॉन्डिंग में सीखेंगे सब। एटम नहीं ओवरलैप कर रहा है, इलेक्ट्रॉन क्लाउड ओवरलैप कर रहा है। बॉन्डिंग ही तो वैसी होती है शेयरिंग से, शेयरिंग को कहते हैं ओवरलैपिंग। ओवरलैपिंग पढ़ेंगे अभी बॉन्डिंग ढनाढन बहुत सारी। तो मोटी मोटी बात क्या समझ में आई आपको कि कोवेलेंट रेडियस जो होगी वो क्या होगी, अगर सेम एटम लेते हो तो कोवेलेंट रेडियस बड़ी आ जाएगी एटॉमिक रेडियस से, है ना। यहाँ पे हमने कंपैरिजन किसके किसके बीच में किया, Cl एटम और Cl2 मॉलिक्यूल की कोवेलेंट रेडियस के बीच में कंपेयर किया, तो देखा R कोवेलेंट बड़ा निकल रहा है R एटॉमिक्स। ठीक, अब हमने एटॉमिक पढ़ लिया, कोवेलेंट पढ़ लिया, क्लियर है सबको। ऑनलाइन ऑनलाइन बच्चे लोग, आवाज आ रही है ऑनलाइन में? चलिए थर्ड कैटेगरी पढ़ते हैं। थर्ड है वंडर वॉल की स्पेलिंग क्या होती है, WA। हाँ, इनका AA है इसलिए याद किया मैंने। वंडर वॉल रेडियस साइंटिस्ट का नाम है ये, वंडर वॉल तो साइंटिस्ट का नाम है। केमिस्ट्री में बहुत इनको पढ़ेंगे हम लोग, वंडर वॉल को। एटॉमिक पढ़ी, कोवेलेंट पढ़ी, अब कौन सी पढ़ने जा रहे हैं, वंडर वॉल रेडियस। वंडर वॉल रेडियस क्या है देखिए, पहले एग्जांपल से समझो, उसके बाद हम लोग डेफिनेशन तो कर ही लेंगे। अनुज पीछे कुछ स्पेशल लिखा हुआ, रेडियस क्या, अभी हम क्या कर रहे हैं, 2 Cl2 मॉलिक्यूल ले लीजिए। कितने Cl2 मॉलिक्यूल्स ले लिए हमने, 2 Cl2 मॉलिक्यूल्स। एक मान लो ऐसे है, ध्यान से देखना, एक Cl2 मॉलिक्यूल ये है, एक Cl2 मॉलिक्यूल इसके एडजेसेंट में है मान लो, दूसरा Cl2 ये बैठा हुआ एडजेसेंट। गैस का सैंपल है, Cl2 गैस का सैंपल है, तो बहुत सारे Cl2 के मॉलिक्यूल होंगे, दो हमने पिक किए जो एडजेसेंट हो। एक मॉलिक्यूल ये है, एक इससे अटैच, दूसरा मॉलिक्यूल Cl2 एडजेसेंट वाला ले लिया, ठीक। अब एक Cl2 मॉलिक्यूल ये है, एक Cl2 मॉलिक्यूल ये है। जब कोवेलेंट रेडियस की बात कर रहे थे तो ये डिस्टेंस लिया था और इसका हाफ कर दिया था, कोवेलेंट निकल आई थी। इसके लिए कोवेलेंट निकालोगे तो ये डिस्टेंस ले लोगे, इसका हाफ कर दोगे तो कोवेलेंट निकल आएगी। अभी हम लोग कौन सी रेडियस की बात कर रहे हैं, वंडर वॉल। वंडर वॉल में दो जो एडजेसेंट मॉलिक्यूल हैं, उनके जो एडजेसेंट एटम्स हैं, मतलब अगल बगल वाले, इसको और इसको नहीं लेना है, दूर दूर वाले नहीं, जो एडजेसेंट है आसपास वाले, जैसे ये और ये, इसके न्यूक्लियस और इसके न्यूक्लियस के बीच का डिस्टेंस लेंगे। अगर इस डिस्टेंस को y बोल देते हो आप, इसका कर दो हाफ, तो ये निकल आता है R वंडर वॉल। क्या निकल आएगा, R वंडर वॉल, वंडर वॉल रेडियस। कहने का मतलब क्या है, अगर आप किसी गैस का सैंपल लेते हो, किसी का भी सैंपल लेते हो, किसी एटम इनका, तो मॉलिक्यूल जो दो एडजेसेंट होंगे, उन एडजेसेंट मॉलिक्यूल्स के जो एडजेसेंट एटम होंगे, उनके न्यूक्लियस के बीच का डिस्टेंस लीजिए, उसका हाफ कर दीजिए, उसको बोलोगे R वंडर वॉल। वाई,
वाई हम अपने मन से ले लिया, आप ए ले लो, बी ले लो, सी ले लो, कुछ भी ले लो, वो डिस्टेंस लेनी है आप। पिछले वाले में इसको एक्स ले रहे थे, इसलिए यहाँ पे क्या ले लिया, वाई। वहां पे कोवेलेंट में एक ही मॉलिक्यूल के अंदर दो एटम्स से उनके न्यूक्लियस के बीच के डिस्टेंस का हाफ किया था। यहाँ पे दो मॉलिक्यूल हैं जो एडजेसेंट हैं, उनके एडजेसेंट एटम्स को लेंगे, उनके न्यूक्लियस के बीच के डिस्टेंस को देखेंगे और उसका क्या करेंगे, हाफ। तो क्या आ जाएगा, आर वंडरवाल। डेफिनेशन लिखें, it is half distance between nucleus of two adjacent atoms of adjacent molecules in a gas sample. किसी गैस के सैंपल में दो एडजेसेंट मॉलिक्यूल के एडजेसेंट एटम को पिक करिए, उनके न्यूक्लियस के बीच का डिस्टेंस निकालिए, उसका क्या कर दीजिए, हाफ कर दीजिए। क्या आ जाएगा, आर वंडरवाल। कोई समस्या? हाँ, वंडरवाल गैस सैंपल्स में ज्यादातर तो इनर्ट गैसेस में देखते हैं। इनर्ट गैसेस में ज्यादातर देखते हैं। इनर्ट गैसेस में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन निल होता है एक दूसरे के बीच। तो गैसेस के मॉलिक्यूल्स बहुत दूर दूर होते हैं, वहां पे बेसिकली बात करते हैं वंडरवाल रेडियस की। आगे पॉइंट में लिख भी लो, इट इज स्पेसिफिकली फॉर इनर्ट गैसेस। इनर्ट गैसेस के लिए ही स्पेसिफिकली इसको यूज करते हैं वंडरवाल को। जनरल के लिए कोवेलेंट यूज करते हैं। इट इज स्पेसिफिकली फॉर इनर्ट गैसेस। ठीक है, जैसे मान लो ये नियॉन का सैंपल है। नियॉन तो ऐसे होती है, एक एक एटम मोनो एटॉमिक होती है। ये नियॉन गैस का सैंपल है। तो दो जो भी आपको एडजेसेंट दिखाई दे उनके बीच का डिस्टेंस ले लीजिए। ये अगर डिस्टेंस y है तो y/2 कर दीजिए, ये क्या निकल आएगा, r वंडर इज v। कोई समस्या है तो बोलिए, बोलो बच्चों। इजी है? ये लोग नोट कर ले। डिफिकल्ट लग रहा है क्या? इजी है तो एकदम हलवा। बस समझते जाना है कोवेलेंट कब है और एटॉमिक कब बोलेंगे, वंडरवाल कब बोलेंगे, और ठीक है। एक्सपेरिमेंटली ऐसा देखा गया कि सबसे बड़ी इसमें जो है ना वंडरवाल वाली है, फिर उसके बाद देखने को मिलती है कोवेलेंट,
और फिर उसके बाद देखने को मिलती है एटॉमिक। सबसे बड़ी कौन सी देखने को मिलती है? वंडरवॉल। कितनी हो गई? 3 हो गई। चलो मेटेलिक कर लेते हैं। अगली हेडिंग डालिए मेटेलिक रेडियस। चौथी आपकी कौन सी? मेटेलिक रेडियस। मेटेलिक रेडियस। मेटेलिक क्या है देखो ध्यान से। मान लो किसी मेटल के क्रिस्टल की बात करेंगे तब मेटेलिक रेडियस की बात करेंगे। मेटल का क्रिस्टल, किसी मेटल का क्रिस्टल, मान लो कि सीजियम का क्रिस्टल है हमारे पास। तो मेटल का क्रिस्टल होता कैसे है थोड़ा सा पहले समझ लीजिए। मेटल के क्रिस्टल में वो बोलते हैं इलेक्ट्रॉन सी मॉडल। मेटल के क्रिस्टल का जो मॉडल होता है उसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन सी मॉडल। इलेक्ट्रॉन सी मॉडल का मतलब क्या है ध्यान से समझो। मान लो ये मेटल है, सीजियम की बात करी हमने, मान लो सीजियम प्लस है। तो मेटल के क्रिस्टल में जो मेटल होगी उसका चार्ज्ड आयन होगा। क्या होगा उसका? चार्ज्ड आयन होगा। और उसका जो चार्ज आयन होगा वो इलेक्ट्रॉन के बीच में, मतलब पूरे तरीके से इलेक्ट्रॉन से सराउंडेड होगा। फ्री इलेक्ट्रॉन भी होंगे उसमें। इसीलिए मेटल के जो क्रिस्टल होता है इसके मॉडल को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रॉन सी। इलेक्ट्रॉन के समुद्र में कौन है? मेटल का पॉजिटिव आयन है, M प्लस है। क्या हुआ? क्या दिक्कत है? गार्गी बोलो। नहीं गार्गी, कोई प्रॉब्लम है? टॉपिक तो ऐसा हंसने वाला नहीं चल रहा है आप लोगों से। कुछ डिफिकल्ट लग रहा है क्या या ज्यादा इजी है? मेटल का क्रिस्टल किस तरीके का होगा? मेटल के पॉजिटिव आयन होंगे जो कहाँ पे खोए हुए होंगे, कहाँ पे घूम रहे होंगे? इलेक्ट्रॉन के समुद्र में। इसीलिए इसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन सी मॉडल। मेटल का क्रिस्टल इस तरीके का होता है। हो गया? रेडियस की बात करें, मेटल के दो एडजेसेंट आयन ले लीजिए, उनके न्यूक्लियस के बीच का डिस्टेंस लीजिए, उसको हाफ कर दीजिए, खेल खत्म। ऐसा हो जाए मेटल का। ध्यान से देखो, सीजियम प्लस एक ये दिखाई दे रहा है, एक इसके एडजेसेंट ले लीजिए कोई भी, इधर वाला या इधर वाला, है ना? इस तरीके का रेगुलर अरेंजमेंट होता है, CS प्लस CS प्लस CS प्लस CS प्लस। नीचे की तरफ भी यही है, इस तरीके का रेगुलर अरेंजमेंट होगा। मेटल का क्रिस्टल है तो केवल मेटल के ही आयन होंगे और कुछ नहीं होगा। दो एडजेसेंट आयन को ले लीजिए, उनके न्यूक्लियस के बीच का डिस्टेंस कैलकुलेट कीजिए। उनके न्यूक्लियस के बीच का डिस्टेंस कैलकुलेट कीजिए। ये मान लो डिस्टेंस है न्यूक्लियस के बीच का, एक सीजियम प्लस दूसरा सीजियम प्लस। अगर इनके बीच का ये डिस्टेंस है x, तो x/2 करोगे तो वो आ जाएगा R मेटेलिक। R मेटेलिक। कोई भी दो एडजेसेंट सीजियम प्लस ले लीजिए,
अगल बगल वाले कोई भी उनके न्यूक्लियस का डिस्टेंस निकालिए, न्यूक्लियस के बीच का डिस्टेंस, उसका क्या कर दीजिए, हाफ कर दीजिए, क्या निकल आएगा, मेटेलिक रेडियस। क्लियर है बात? बच्चा पार्टी डेफिनेशन क्या लिखोगे अनुज, बोलो जरा, डिस्टेंस के हिसाब से डेफिनेशन बोलिए, क्या बनेगी? अरेंज बोलिए, डेफिनेशन क्या बनेगी? हाँ, खड़े हो जाओ, खड़े ही रहना आप। क्या टॉपिक पढ़ा रहे हैं, किसकी डेफिनेशन पूछ सकते हैं? क्या पैटर्न चल रहा है? पहले एग्जाम्पल से एक्सप्लेन कर रहे हैं, फिर जो भी टॉपिक पढ़ाया जा रहा है उसकी डेफिनेशन ना, किस चीज की डेफिनेशन, ये क्या था सवाल? सवाल क्या था ये? एब्सर्ड क्वेश्चन नहीं था? अब आंसर नहीं देंगे? गौरांगी क्या डेफिनेशन हो सकती है? ट्राई कीजिए, कोई ऐसा नहीं है आप लोग को सूली पे लटका रही हूँ, ट्राई कीजिए। कोशिश करें। अर्चित, एंगल्स कहाँ आ गए भाई, एंगल्स कहाँ आ गए? कार्तिक बोलो, मेटेलिक रेडियस की क्या डेफिनेशन हो सकती है? अनुकृति बोलिए। अनुकृति बोलो। एडजेसेंट मेटल आयन ऑफ मेटेलिक क्रिस्टल, है ना? लिखो, इट इज half distance between nucleus of adjacent metal ion in metallic crystal, मेटल के क्रिस्टल में एडजेसेंट मेटल आयन के डिस्टेंस, न्यूक्लियस के डिस्टेंस, न्यूक्लियस के बीच के डिस्टेंस का हाफ जो होगा वो क्या होगा, मेटेलिक रेडियस। सेंटर आउट है, तुम्हारा सेंटर ज्यादा आउट लग रहा है भाई। ओ भाई, आपकी बात कर रही हूँ। शैतानी ज्यादा हो रही है क्या? क्लास पे ध्यान नहीं दे रहे, ये इससे बड़ी बात क्या हो सकती है? क्लास में ध्यान नहीं दे रहे ना, ये तो सबसे बड़ा क्राइम है। क्लास पढ़ाया जा रहा है और क्लास में ध्यान नहीं देंगे तो क्या है? क्लास के हिसाब से सबसे बड़ा क्राइम।
शैतानी चरम सीमा पे है बिल्कुल आप। आयनिक रेडियस, आयनिक रेडियस, बस लास्ट। अरेंज बैठ जाओ, शैतानी मत करो। आयनिक रेडियस, बहुत शैतान बच्चे हैं। चले पढ़े, एग्जाम्पल पहले लिखो, एग्जाम्पल से समझो। मान लो कोई आयनिक कंपाउंड है और उसका क्रिस्टल है, ठीक है। सबसे अच्छा एग्जाम्पल है इसका NaCl ले लिया, नमक का क्रिस्टल है, NaCl का क्रिस्टल है, ठीक। तो NaCl के क्रिस्टल में दो चीजें होंगी, Na प्लस होगा, Na प्लस आयन होगा और Cl माइनस आयन होगा, दो आयन होंगे, Na प्लस आयन होगा और Cl माइनस आयन होगा, दो आयन होंगे, ठीक। मान लीजिए कि ये NaCl का क्रिस्टल है, इसमें ये Na प्लस पड़ा हुआ है और यहाँ पे ये पड़ा हुआ है Cl माइनस, ठीक। एडजेसेंट में पड़े हुए हैं, मतलब हैं, पड़े हुए का मतलब हैं। इसके न्यूक्लियस के बीच का डिस्टेंस, न्यूक्लियस और आउटर शेल के कॉन्फ़िगरेशन, जो आउटर शेल का इलेक्ट्रॉन होगा उसके बीच के डिस्टेंस को अगर लोगे तो वो आएगा सोडियम प्लस आयन का रेडियस, Na प्लस का रेडियस आ जाएगा वो। Na प्लस की आयनिक रेडियस अगर अलग से निकालना चाहते हो तो वो Na प्लस की रेडियस है। Cl माइनस की अगर रेडियस निकालना चाहते हो तो Cl माइनस का न्यूक्लियस और जो सबसे बाहर वाला इलेक्ट्रॉन है उसके बीच का डिस्टेंस, ये इसका रेडियस हो गया। लेकिन अगर क्रिस्टल का रेडियस निकालना चाहते हो तो इन दोनों के बीच का पूरा ये डिस्टेंस लोगे तो क्या आ जाएगा, पूरे क्रिस्टल का रेडियस। इसका मतलब R आयनिक अगर निकालना है तो R लोगे Na प्लस का और R लोगे Cl माइनस, हाँ। ये किसकी रेडियस है, इसको बोलोगे कैटायनिक रेडियस। पॉजिटिव वाले आयन की रेडियस को कैटायनिक रेडियस बोलते हैं और नेगेटिव वाले की रेडियस को क्या बोलते हैं, एनायनिक रेडियस। ये पूरी क्रिस्टल की आयनिक रेडियस। क्लियर है बात? नहीं, अगर एक एक आयन की बात करें, जैसे सोडियम प्लस की रेडियस की बात करें अगर कैटायनिक रेडियस की, ठीक है, तो कैटायनिक रेडियस क्या होती है, कोई भी आयन है वो उसका न्यूक्लियस किस डिस्टेंस तक इलेक्ट्रॉन के ऊपर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगा रहा है। मान लो कि ये है Na प्लस, है ना, ये इसका न्यूक्लियस है बीच में, इसका न्यूक्लियस मान लीजिए यहां से लेकर के यहां तक के डिस्टेंस पे अगर इलेक्ट्रॉन है तो उस पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगा रहा है, तो इस डिस्टेंस को बोलते हैं हम लोग Rna प्लस।
और ऐसा देखा गया है कि वो जो डिस्टेंस मिलती है वो जो बाहर वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है वहां तक की मिलती है। एग्जैक्टली जो हम बात करें किसी आयन की रेडियस की, तो डेफिनेशन में तो हम ये कहते हैं कि अगर कोई आयन है तो उसका न्यूक्लियस बाहर के शेल के इलेक्ट्रॉन पे किस डिस्टेंस तक फोर्स अप्लाई कर सकता है। मान लो कोई 2 पिकोमीटर तक फोर्स अप्लाई कर रहा है, उसके बाद अगर कोई इलेक्ट्रॉन है तो उस पर कोई फोर्स नहीं लगा रहा है वो, तो 2 पिकोमीटर उसकी क्या हो जाएगी, उस आयन की रेडियस हो जाएगी। इन जनरली ऐसा देखा गया है कि उस 2 पिकोमीटर में उसका बाहर का जो इलेक्ट्रॉन होगा जिसको हम बोलते हैं वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन, वहां पे वो प्रेजेंट होता है। तो हम लोग इन जनरली बोल देते हैं कि किसी भी आयन की आयनिक रेडियस की अगर बात करो इंडिविजुअल आयन की, तो वो हो जाती है उसके न्यूक्लियस से उसके वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन के बीच का डिस्टेंस। जैसे हम लोगों ने बोला था एटॉमिक रेडियस, उसी तरीके से आर आयनिक भी बोल सकते हैं किसी आयन का अगर रेडियस की बात कर रहे हैं तो। ठीक है, क्लियर है बात? तो एग्जांपल लिख लो। जैसे मान लो हमने बोला आर कैटायन, आर कैटायन, कैटायन का मतलब होता है पॉजिटिव आयन। आर कैटायन अगर हमने बोला तो क्या होगा ये, इट इज डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियस ऑफ कैटायन, it is distance between nucleus of cation and valence shell electron। डिस्टेंस कौन सा होगा, इसके वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन और इसके न्यूक्लियस के बीच का डिस्टेंस निकाल लो तो वो उस कैटायन का क्या हो जाएगा, रेडियस। एनायन का भी सेम होगा, कैटायन की जगह वर्ड क्या यूज कर देंगे हम लोग, एनायन। कोई समस्या अभी तक? ठीक, अब एक सवाल लिखिए, उस क्वेश्चन को करेंगे। एक क्वेश्चन करेंगे हम लोग। ऐसा देखा गया है कि आर कैटायन जो होगा वो छोटा होता है आर एटॉमिक से। मतलब अगर हम लोग रेडियस निकालते हैं सोडियम प्लस की तो वो छोटी होती है रेडियस ऑफ सोडियम एटम। अगर कोई एटम है उसकी रेडियस से उसका अगर कैटायन बना दीजिए तो उसकी रेडियस छोटी होती है। इसका रीजन समझने की हम लोग कोशिश करते हैं कि क्यों ऐसा होता है। हाँ सवाल है, ठीक है, समझा जाए। चलिए स्टार्ट करें। Why cationic radius is less than atomic radius of parent atom। पेरेंट एटम का मतलब सोडियम की बात कर रहे हैं अगर, तो सोडियम की रेडियस अगर निकालो और सोडियम प्लस की रेडियस निकालो तो सोडियम प्लस की रेडियस क्या होती है, कम होती है सोडियम के कंपैरिजन में। रीजन क्या है समझते हैं।
कोई बताना चाहता है, किसी को आता हो तो, स्कूल वगैरह में पढ़ा हो कहीं? नहीं, ये बच्चे जाते हैं ना। पीछे कहाँ देख रहे हो? अर्चित, तुम जाते हो ना? हैं? ये चालू नहीं हुआ? सुना है स्कूल में केवल खेलते हो तुम। हैं? तुम्हारी रिपोर्टिंग है कि स्कूल में केवल खेलते हो तुम। चलो, कार्तिक बताना चाहते हो? बताओ कार्तिक। ओके, चलिए समझते हैं, ध्यान से देखो। क्लास, सोडियम की अगर बात करो तो सोडियम एटम में क्या होगा? सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11, है ना? तो एटॉमिक नंबर अगर 11 है तो इसमें 11 ही इलेक्ट्रॉन होंगे और 11 ही प्रोटॉन होंगे। 11 इलेक्ट्रॉन होंगे और 11 प्रोटॉन होंगे। इसका सोडियम का A होता है 23 और Z होता है 11। तो अगर न्यूट्रॉन का नंबर बोलोगे तो न्यूट्रॉन कितने आ जाएंगे? 12। ठीक। सोडियम की अगर बात करो तो न्यूक्लियस में हो गए 11 प्रोटॉन और 12 न्यूट्रॉन, और बाहर के जो शेल्स हैं उसमें इलेक्ट्रॉन होते हैं आपके, पहले शेल में 2, दूसरे में कितने होते हैं? 8 हो गए, और तीसरे में कितना होता है? 1 इलेक्ट्रॉन। ठीक। एटॉमिक रेडियस की जब बात करते हो तो क्या बोलते हैं हम लोग? न्यूक्लियस और जो आउटर शेल का इलेक्ट्रॉन है इसके बीच का डिस्टेंस हो गया एटॉमिक रेडियस। ठीक। यहाँ पे अगर देखो आप ध्यान से तो 11 प्रोटॉन और 11 इलेक्ट्रॉन के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा। अगर आपने थोड़ा सा इलेक्ट्रोस्टैट थोड़ा सा पढ़ा हो, इलेक्ट्रिसिटी वगैरह भी पढ़ा होगा, तो आपने पढ़ा होगा अपोजिट चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो यहाँ पे न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच का जो अट्रैक्शन है उसका रीजन क्या है? प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज और इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज, जिसकी वजह से यहाँ पे कूलम्बिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है ना, जो दोनों चार्जेस के ऊपर डिपेंड करता है। अगर चार्जेस बढ़ेंगे तो क्या होगा? ये आपका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा, चार्जेस कम होंगे तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा। न्यूट्रॉन का इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। क्यों? क्योंकि न्यूट्रॉन जो होता है आपका वो क्या होता है? न्यूट्रल होता है, न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं है, तो इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन में न्यूट्रॉन का कोई लेना देना नहीं है। तो हम बात कर रहे हैं यहाँ पे कि 11 प्रोटॉन जो है वो 11 इलेक्ट्रॉन को पुल कर रहे हैं और इसकी वजह से यहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। ठीक। अब सोडियम से हम बना देते हैं सोडियम प्लस। ये सोडियम था, अब हम क्या बनाने जा रहे हैं? सोडियम प्लस। सोडियम प्लस का क्या मतलब है? इलेक्ट्रॉन एक कम हो जाएगा, यानी 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। अब प्रोटॉन तो वही रहेंगे, चार्ज आने से इलेक्ट्रॉन कम या ज्यादा होते हैं, प्रोटॉन का नंबर वही रहता है, न्यूट्रॉन भी उतने ही रहेंगे। यहाँ पे अगर देखो तो अब न्यूक्लियस में 11 प्रोटॉन 12 न्यूट्रॉन है और इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? अब की बात 10 हो गए ना। टेन इलेक्ट्रॉन हो गए, 11 से 1 इलेक्ट्रॉन निकल गया तो 10 हो गया। अब क्या करना है? 11 प्रोटॉन को पुल करना है, किसको? 10 इलेक्ट्रॉन को। हर प्रोटॉन की पावर सेम है। मान लो एक प्रोटॉन लगाता है 1 माइक्रो न्यूटन का फोर्स, है ना? एक प्रोटॉन 1 माइक्रो न्यूटन का फोर्स लगा रहा है, तो 11 प्रोटॉन कितने का लगाएंगे?
11 माइक्रोन्यूटन का फोर्स लगाएंगे इलेक्ट्रॉन के ऊपर। कितने इलेक्ट्रॉन के ऊपर ये फोर्स अप्लाई कर रहे हैं? 11 इलेक्ट्रॉन के ऊपर। यहाँ पे अगर देखो तो 11 प्रोटॉन कितने इलेक्ट्रॉन को खींच रहे हैं? 10 इलेक्ट्रॉन को खींच रहे हैं, है ना। अब जैसे मान लो कि मुझे बोल दिया गया कि इधर दो लोग 50-50 किलो के खड़े हैं, उनको रस्सी के थ्रू खींचना है, और अभी बोल दिया गया, मेरी तो पावर सेम है, अभी बोल दिया गया कि 50-50 की 4 लोगों को खड़ा कर दे रहे हैं, तो क्या होगा? आप 4 लोगों को खड़ा करोगे तो इफेक्टिवली पावर तो 1/4 हो जाएगी। पहले जो पावर थी उसकी पहले 2 थे और अब कितने लोगों को खड़ा कर दिया गया? 4 को खड़ा कर दिया। तो आपने अगर पर्सन बढ़ा दिए तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो जाएगा? हाफ हो जाएगा, है ना। अब पर पर्सन आपको क्या करना पड़ेगा? कम फोर्स अप्लाई होगा। अगर मान लो यहाँ पे 11 प्रोटॉन पुल कर रहे थे 11 इलेक्ट्रॉन को, यहाँ पे 11 प्रोटॉन को अब कितने इलेक्ट्रॉन को खींचना है? केवल 10 इलेक्ट्रॉन को खींचना है। तो इफेक्टिवली वैसे सोचो तो पर्सन क्या कर दिए गए? कम कर दिए गए। तो अब ज्यादा फोर्स से खींच लोगे। अभी 2 को खींच रहे थे, अब बोल दिया जाए 50 किलो के एक को खींचना है तो यूं खींच लेंगे, है ना। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अब ज्यादा लगेगा। जब इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा लगता है तो आउटर इलेक्ट्रॉन थोड़ा सा क्या हो जाता है? अंदर की तरफ शिफ्ट हो जाता है और रेडियस अपने आप क्या हो जाती है? कम हो जाती है। इसीलिए बोला जाता है कि सोडियम प्लस की रेडियस जो होगी वो कम होगी सोडियम के कंपैरिजन में। यहाँ पे 11 प्रोटॉन को कितने इलेक्ट्रॉन को खींचना है? 10 को। यहाँ पे 11 प्रोटॉन को 11 इलेक्ट्रॉन को खींचना था, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वहां पे क्या था? वहां पे कम था, यहाँ पे ज्यादा लगेगा। पर इलेक्ट्रॉन पे ज्यादा फोर्स लगेगा ना। डायग्राम बनाओ फिर इसको लैंग्वेज में लिखेंगे। बात कुछ समझ में आई या नहीं? पहले ऐसे ही समझ आएगी, फिर धीरे धीरे क्या करेंगे? इसमें नए नए टर्म जोड़ते जाएंगे, नई नई साइंटिफिक बातें करेंगे फिर इसमें। अभी तो हमने क्या बात करी? देसी बात करी, फिर साइंटिफिक बात करेंगे। देसी का मतलब कॉमन लैंग्वेज में समझा। मान लो इधर अर्चित खड़े हैं, इधर 100 किलो का आदमी, उधर 100 किलो का आदमी, बोल दिया गया खींचो। और अगर एक बार एक कंडीशन ऐसी है कि एक ही तरफ 100 किलो का आदमी है, तो अर्चित दो तरफ कर दोगे तो क्या होगा? अर्चित परेशान हो जाएगा, भैया ये दिल किसको दें, इधर की इधर, दिक्कत आ जाएगी, इनको खींच नहीं पाएंगे ना उस तरीके से। ज्यादा हो गए तो प्रॉब्लम होगी, कम है तो भी प्रॉब्लम ही अर्चित के लिए। बात समझने की कोशिश कीजिए, बाकी तो हंसी मजाक अपनी जगह पे है। प्रोटॉन उतने ही हैं, मतलब न्यूक्लियस का पावर उतना ही है, लेकिन अब की बार इलेक्ट्रॉन कम कर दिए गए तो इफेक्टिवली ज्यादा लगने लगेगा फोर्स। डायग्राम बना लीजिए जल्दी से। बन गया? बन गया तो बोलिए, रीजन लिखवा दे।
लिखा जाए अरेंज, रीजन लिखा जाए, लिखिए रीजन लिखिए इसका। इन कैटायन force of attraction on outer shell electron will be more in cation. Force of attraction on outer shell electron will be more, so radius becomes less in comparison to parent atom. पेरेंट कौन है यहाँ पे? सोडियम, और कैटायन कौन था? सोडियम प्लस। हाँ, छोटी हो जाती है, उसको अपनी लैंग्वेज में दूसरा भी वर्ड लिख। बात समझ में आ रही है? ये डिपार्टमेंट लगातार हंसते रहते हैं। अब अगला सवाल आप बताएंगे इसी बेसिस पे। अरेंज बताएंगे, अरेंज का नंबर है, अनुज का नंबर है। अगले क्वेश्चन में तो कैटायन की रेडियस पेरेंट एटम की रेडियस से छोटी होगी, एनायन की बड़ी होगी। तो एनायन की क्यों बड़ी होगी? अरेंज सोचें और बताएं। हाँ, जुड़ने की वजह से हाँ, एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन पे भी लगाना पड़ेगा, इफेक्टिव फोर्स कम हो जाएगा। थोड़ा सा सही है, वो बताया तो आपने सही। RCl माइनस जो है वो RCl से ज्यादा है। माइनस वाले आयन की रेडियस अपने पेरेंट एटम की रेडियस से ज्यादा होती है, एनायन की रेडियस ज्यादा होती है। क्यों होती है? क्या रीजन है? Cl माइनस में है 17 प्रोटॉन एंड 18 इलेक्ट्रॉन, और Cl में थे 17 प्रोटॉन और 17 इलेक्ट्रॉन। Cl में 17 प्रोटॉन को 17 इलेक्ट्रॉन को पुल करना था, और यहाँ पे क्या हो गया? 17 प्रोटॉन को कितने इलेक्ट्रॉन को खींचना है? 18 इलेक्ट्रॉन। अब ज्यादा इलेक्ट्रॉन को खींचना है तो इफेक्टिव फोर्स कम हो जाएगा ना। मान लो हमारी पावर 100 न्यूटन की है, अब 4 लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करना है उसको, तो 25-25 है, अगर वही 5 में कर दोगे तो कितना आ जाएगा? 20-20 हो जाएगा। 100 न्यूटन का फोर्स है, अगर 4 जगह पे डिस्ट्रीब्यूट करना है इक्वली तो कितने पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा? 25 न्यूटन 25 न्यूटन, इतने में डिस्ट्रीब्यूट होगा। ठीक है, अगर आप 1% बढ़ा दो, फोर्स तो इतना ही है। फोर्स का मतलब प्रोटॉन तो उतने ही है, 17 प्रोटॉन इसमें भी है, 17 प्रोटॉन इसमें भी है, यानी न्यूक्लियस की पावर तो सेम है। अब आपने 5 कर दिए तो 20 में डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा, तो इफेक्टिव फोर्स क्या होगा? इफेक्टिव फोर्स क्या हो जाएगा बच्चों?
कम हो जाएगा। अब की बार फोर्स पहले 25 का लग रहा था एक के ऊपर, अब एक के ऊपर कितना लगेगा, 20 का लगेगा। फोर्स जब कम होगा तो इलेक्ट्रॉन थोड़ा सा अवे होगा और फिर रेडियस क्या होगी, अपने आप बढ़ जाएगी। ठीक है, तो रीजन लिख लो एक लाइन में, रीजन लिखिए ना। in an ion effective force of attraction on electron, in an ion effective force of attraction on electron becomes less, effective force of attraction on electron becomes less, so radius will be more, रेडियस बड़ी हो जाएगी अपने आप, फोर्स कम है तो रेडियस अपने आप बढ़ जाएगी। ठीक है, इस लाइन का बहुत ज्यादा यूज होने वाला है पूरे इस चैप्टर में। ठीक है, तो इसको याद रखिए इस तरीके से, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा तो इलेक्ट्रॉन पास, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम तो इलेक्ट्रॉन दूर, डिस्टेंस ज्यादा। ठीक है, खुश? ऑनलाइन में सबको बात क्लियर है? यस। अब थोड़ा सा एक पॉइंट और कर लेते हैं, फिर रेडियस पूरी खत्म हो जाएगी। ट्रेंड्स कर लेते हैं। ट्रेंड्स का मतलब होता है लेफ्ट टू राइट जाएंगे पीरियोडिक टेबल में तो क्या होगा, और टॉप टू बॉटम आएंगे तो क्या होगा। ठीक है, प्यार से थोड़ा पढ़िए, ध्यान से, बहुत आराम से पढ़ाया आज, केवल रेडियस करवाया आपको, है ना। पीरियोडिक ट्रेंड्स, ऑफ रेडियस, अभी एटॉमिक रेडियस की बस बात कर रहे हैं पीरियोडिक ट्रेंड्स में, एटॉमिक रेडियस की बस बात कर रहे हैं। दो ट्रेंड की बात करेंगे, एक बात करेंगे टॉप टू बॉटम आते हैं इन अ ग्रुप, एक ग्रुप में जब ऊपर से नीचे आओगे तो रेडियस के बारे में क्या बात है, बढ़ेगी कम होगी क्यों, ये बताना है ना। तो सबसे सस्ता सुंदर टिकाऊ एग्जांपल फर्स्ट ग्रुप ले लेते हैं। फर्स्ट ग्रुप में कौन है, हेली, ना, की, रब, से, फरियाद, यही तो है। हाइड्रोजन में अगर देखो तो एक ही शेल है, लिथियम में होंगे 2 शेल, सोडियम में होंगे 3 शेल, पोटेशियम में होंगे कितने शेल, 4, रुबिडियम में कितने शेल हो जाएंगे, 5, इसमें कितने हो जाएंगे, 6, इसमें कितने हो जाएंगे, कॉन्फ़िगरेशन नहीं लिखा, शेल लिख दिया। अगर किसी ग्रुप में टॉप टू बॉटम आते हो तो शेल क्या हो रहे हैं, पहले एक शेल था, फिर 2 हो गए, फिर 3, फिर 4, फिर 5, ऐसे बढ़ते जा रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7, ऐसे शेल बढ़ रहा है ना। तो जैसे जैसे शेल बढ़ेगा, आपको पता है अगर एक शेल है तो न्यूक्लियस और इसके बीच का डिस्टेंस इतना, अगर शेल बढ़ रही है तो इतना, और बढ़ गई तो इतना डिस्टेंस, और बढ़ गई तो इतना, इस हिसाब से अगर देखो तो अगर किसी ग्रुप में टॉप टू बॉटम आओगे तो आप देखोगे कि एक एक शेल बढ़ती जा रही है, एक एलिमेंट से दूसरे पे आओ तो एक शेल बढ़ेगा, फिर एक 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 शेल एडअप हो रही हैं। शेल जब एडअप होगी तो बाहर वाला इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से दूर होता जाएगा, यानी एटॉमिक रेडियस क्या होगी, बढ़ती जाएगी। किसी को कोई दिक्कत इसमें? क्या
लिथियम में 2 1 है, उल्टा लिख गया। कोई और नहीं बोला, अरेंज ने बोला, यानी अरेंज का ध्यान तो है क्लास में। बाकी लोग क्यों नहीं बोले? कॉन्फ़िगरेशन गलत लिखा हुआ पड़ा है, बोल नहीं रहे। इशिका को देख लो, इशिका कह रही है, धीरे से कह रही है, वैसे तो मैम सोडियम का भी गलत है, 283 क्यों लिखा? तो बोल नहीं पा रहे हैं आप लोग? क्या बोलते हैं, मुंह में दही जमी है? तो टॉप टू बॉटम आने पे किसी ग्रुप में क्या होगा? इफेक्टिवली शेल नंबर बढ़ते जाएंगे, तो रेडियस क्या होती जाएगी? बढ़ती जाएगी। इसी को लिखना है एक लाइन में, लिख लीजिए अपनी लैंग्वेज में जो भी लिखना चाहे। इफ वी मूव टॉप टू बॉटम इन अ ग्रुप, नोट करिए, इन अ ग्रुप शेल नंबर इंक्रीजेस, शेल बढ़ते जाते हैं, सो रेडियस विल इंक्रीज। टॉप टू बॉटम आएंगे तो रेडियस का बढ़ना तय है, जनरल ट्रेंड यही है। अब लेफ्ट टू राइट की बात करेंगे। लेफ्ट टू राइट कहाँ पे जाते हैं? पीरियड में जाते हैं। और टॉप टू बॉटम किसी ग्रुप की बात करेंगे। सेकेंड पीरियड कहाँ से स्टार्ट होता है अनुज? सेकेंड पीरियड किस एलिमेंट से स्टार्ट होगा अनुज? अनुज के अलावा कोई नहीं बोलेगा। लिथियम से। कहाँ पे खत्म होगा? सेकेंड पीरियड कहाँ पे खत्म होगा? सेकेंड पीरियड की बात कर रहे हैं, कहाँ जाना है सेकेंड पीरियड में? लेफ्ट टू राइट जाएंगे, तो रेडियस के बारे में बात करनी है। सेकेंड पीरियड के एलिमेंट लिखते हैं। क्या हुआ? लिथियम, लिथियम के बाद आता है सेकेंड पीरियड में बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फिर क्या आएगा? क्लोरीन, और लास्ट में क्या आ जाएगा? नियोन। नियोन को थोड़ा अलग रखते हैं, इनर्ट गैस है, वांडरवाल रेडियस है, सबसे बड़ी होगी, इनर्ट गैस को अलग ही रख दें। बाकी सबके बारे में बात करते हैं। चलिए, ये सेकेंड पीरियड की बात कर रहे हैं, एग्जांपल ले लिया, पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाना है और देखना है कि रेडियस क्या होगी। यहाँ पे अगर देखो तो 2-1 कॉन्फ़िगरेशन है, यहाँ पे 2-2, यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन 2-3, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख रहे हैं 2-4, 2-5, 2-6, 2-7। नियॉन की बात अभी नहीं कर रहे हैं, इनर्ट गैस है। ठीक, अगर देखो इफेक्टिवली तो शेल तो 2 ही हैं, सबके सब में शेल कितने हैं? 2 ही हैं। पहले शेल में सब में 2 इलेक्ट्रॉन है, सेकेंड शेल में इलेक्ट्रॉन बढ़ रहा है, एक में 1 है, दूसरे में 2, 3, 4, 5, 6, है ना? सेकेंड शेल में इलेक्ट्रॉन क्या होता जा रहा है? बढ़ता जा रहा है। जब इस तरीके से सेकेंड शेल में इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे
2 थे, फिर 3 हो गए, फिर 4 हो गए, फिर 5 हो गए, फिर 6 हो गए, फिर 7 हो गए, है ना। आउटर शेल के इलेक्ट्रॉन क्या हो रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं। प्रोटॉन तो उतने ही है। प्रोटॉन क्या है जब भी आउटर शेल का इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा तो रेडियस कॉन्स्ट्रिक्ट होती जाएगी, छोटी होती जाएगी, है ना। लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो रेडियस क्या होगी, छोटी होगी, है ना। लेफ्ट टू राइट जाने पे क्या होगा, इफ इलेक्ट्रॉन इन आउटर शेल इंक्रीजेस, एक ही शेल में इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे, देन रेडियस becomes less। एक पे ही लोड बढ़ता जा रहा है, एक ही शेल में इलेक्ट्रॉन बढ़ते जा रहे हैं। तो रेडियस क्या होगी, छोटी होती जाएगी, यानी कि लेफ्ट टू राइट जाने में रेडियस घटती है और टॉप टू बॉटम आने में रेडियस क्या होती है, बढ़ती है। ठीक है। अब नेक्स्ट क्लास में आपको सिखाएंगे ज़ेप, ज़ेप, और ज़ेप से फिर अच्छी चीज और सीखेंगे, ज़ेप कहाँ कहाँ यूज हो रहा है। चलिए आज की क्लास आपकी हो गई। सेकंड सेल के लिए इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन को जो पावर तो ज्यादा है, पर इलेक्ट्रॉन तो कम लगेगा। तो उसका प्रोटेक्शन पर इलेक्ट्रॉन तो कम लगेगा, इसलिए